नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण की, राजस्थान में विधायकों की बाड़ेबंदी की, 3 राज्यों में सीएम पद को लेकर मुश्किल में फंसी बीजेपी की, अमित शाह पर फारूक अब्दुल्ला के बड़े बयान की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात महुआ मोइत्रा के जोरदार पलटवार की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर नहीं होगा वॉक विद वाइल्ड लाइफ इवेंट, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कोर्ट ने वन विभाग को लगाई फटकार। राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई पर बोली कांग्रेस, कहा गरीबों की रोजी रोटी पर चल रहा है बुलडोजर, अधिकारी मर्यादा में रहकर करें काम। राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ ने दिया सांसद पद से इस्तीफा, हाल ही में हुए चुनाव में तिजारा सीट से विधायक चुने गए हैं बाबा बालकनाथ। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 132 अंकों की गिरावट के साथ 69,521 के स्तर पर हुआ बंद, निफ्टी भी 36 अंकों की गिरावट के साथ 20,901 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तेलंगाना में आज से सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो गई है। रेवंत रेड्डी ने सीएम पद की शपथ ली। रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण के दौरान पूरे हैदराबाद में कांग्रेस के बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग्स और कांग्रेस नेताओं के कटआउट लगाए गए। एलबी स्टेडियम में हुआ शपथ ग्रहण काफी शानदार रहा। कांग्रेस के दिग्गजों की मौजूदगी में रेवंत रेड्डी ने सीएम पद की शपथ ली। देश के दक्षिणी राज्यों में अपनी जीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने बीआरएस शासित तेलंगाना उससे छीन लिया है। 6 महीने पहले ही कांग्रेस ने कर्नाटक बीजेपी से छीना था। हाल में ही तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 119 सीटों में से 64 पर जीत हासिल की थी, जिसके साथ ही तेलंगाना में बीआरएस का लगभग 10 सालों से चला आ रहा शासन अब समाप्त हो गया है। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में कांग्रेस नेता अनुमुला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने रेड्डी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। रेड्डी के अलावा 11 विधायकों को कैबिनेट में मंत्री की जगह मिली है, जिसमें मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इनके अलावा कोंडा सुरेखा, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जुपल्ली कृष्णा राव, भट्टी विक्रमार्क, उत्तम कुमार रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, सिताकर श्रीधर बाबू, थुमल्ला नागेश्वर राव, पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा शामिल हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के गठन के बाद रेवंत रेड्डी राज्य के दूसरे सीएम हैं। वहीं रेवंत ने शपथ लेने के बाद 2 फाइलों पर दस्तखत किए हैं। एक चुनाव से पहले दी गई 6 गारंटी कांग्रेस की है, दूसरी दिव्यांग महिलाओं को नौकरी देने की। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है। वहीं बीजेपी में बगावत की आहट सुनाई देने लगी है। सीएम पद को लेकर मचे घमासान के बीच अब राज्य में खेमेबंदी शुरू हो गई है। अपने अपने गुट के विधायकों को नेता एकजुट करने में लगे हैं। इस बीच बीजेपी विधायकों के एक होटल में एकजुट होने की खबरों ने राज्य की सियासत में हंगामा मचा दिया है। सफाई देने के लिए वसुंधरा दिल्ली पहुंची हैं, तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही संकट में फंसती दिख रही है। अभी तो पार्टी सीएम का नाम भी तय नहीं कर पाई, लेकिन विधायकों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वसुंधरा समर्थक आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों के होटल में रुकने की खबर ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा बीजेपी विधायक अशोक गहलोत के संपर्क में हैं, और इस दावे को मजबूती किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा के बयान से भी मिल रही है। हेमराज मीणा ने कहा कि वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह मेरे बेटे और झालावाड़ 12 के आधा दर्जन विधायकों को जयपुर लेकर गए थे। विधायकों को सीकर रोड पर एक रिजोर्ट में रखा गया और उन्हें जाने नहीं दिया गया। ललित ने फोन पर जब ये बात बताई तो मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सूचना दी, जिसके बाद पार्टी हरकत में आई और ललित मीणा रिजोर्ट से बाहर आ पाए। बाद में ललित मीणा ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पूरी जानकारी दी है, और इस बाड़ेबंदी के सवालों में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया आती दिख रही है। जिसके बाद वसुंधरा दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और सफाई देते हुए कहा कि वो पार्टी के हर फैसले को स्वीकार करेंगी और अनुशासन का पालन करेंगे। लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही कि वसुंधरा कैंप के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के संपर्क में हैं। साफ है, बीजेपी सरकार बनने से पहले ही पार्टी में बड़ी बगावत की तैयारी है।
राजस्थान में बीजेपी संकट में फंसी दिख रही है। संकट तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने 5 में से 3 राज्यों में जीत हासिल की। इस जीत से बीजेपी सीएम पद को लेकर मुश्किल में दिख रही है। 3 दिसंबर को आए नतीजों के बाद भी बीजेपी नेतृत्व अब तक सीएम पद के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाया है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नया खेल शुरू हो गया है, तो मध्य प्रदेश में भी टकराव देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में रिवाज कायम रखते हुए बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी मुश्किल में है, क्योंकि वसुंधरा सीएम पद के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, जिससे मोदी और शाह की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान से लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ इस रेस में कई और नाम शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सीएम रेस में है। इस दौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी नाम है। ओबीसी नेता के तौर पर प्रहलाद पटेल से लेकर आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने कई मौके पर दिखाया है कि वो ऐसे नामों को सामने लाती है जिसकी कहीं चर्चा भी नहीं हो रही हो। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा और जीत का श्रेय भी मोदी और मोदी की गारंटी को दी जा रही है। यहाँ रमन सिंह 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे और इस बार भी चुनाव जीते हैं। हालांकि बीजेपी फिर से उन्हें मौका देगी, इस पर संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री पद के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। वो ओबीसी नेता है और ओबीसी समुदाय के साहू समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में साहू समाज की आबादी करीब 12% है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के नाम की भी चर्चा चल रही है। वो आदिवासी समुदाय से आती हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया। आदिवासी नेता लता उसेंडी का नाम भी दौड़ में बताया जा रहा है। अब सिर्फ 3 सीएम पद है, लेकिन दावेदार 2 दर्जन से ज्यादा हैं, जिससे मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी आला कमान की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो अमित शाह की भी बढ़ गई है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पेश करते हुए अमित शाह ने दावा किया था कि नेहरू की गलती से पीओके भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। उन्होंने नेहरू की कश्मीर नीति पर सवाल उठाए थे, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने शाह के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा में अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति पर सवाल करते हुए कहा कि उनकी नीति के कारण पीओके भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। शाह ने नेहरू को घेरने की कोशिश की तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने शाह को जमकर सुना दिया और उन्हें अपनी जानकारी ठीक करने को भी कह दिया। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक दावा कर दिया कि अगर नेहरू ने सही फैसले नहीं लिए होते तो आज पुंछ और राजौरी भी पाकिस्तान में चले गए होते। नेहरू के फैसले के चलते ही आज ये भारत का हिस्सा हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए फारूक ने कहा कि पंडित नेहरू की उपलब्धियों को नजरअंदाज करना बीजेपी की आदत में शुमार हो चुका है। उनका नेहरू के साथ हमेशा मतभेद रहा है और वो कभी उनके काम को स्वीकार नहीं करेंगे। ये राजनीति है। फारूक ने कहा कि नेहरू ने मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी की ओर बढ़ने के बजाय सेना को पुंछ और राजौरी की ओर मुड़ने का फैसला लिया था और नेहरू के फैसले के चलते ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है, नहीं तो वो पाकिस्तान में चला गया होता। उस समय जो स्थिति थी उसमें नेहरू ने सबसे बेहतर फैसला लिया था। उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। फारूक ने कश्मीर में आज के हालात पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कश्मीर का माहौल पहले से ज्यादा खराब कर दिया गया है। कितनी फौज है वहाँ, कितनी बीएसएफ है, कितनी सीआरपीएफ है, कितनी सीआईएसएफ है, ये सब मेरे वक्त में नहीं थे। आज ये लोग हर घर के सामने खड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान से सियासी घमासान तेज हो गया है। इधर ईवीएम पर भी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ईवीएम सवालों के घेरे में है। खासतौर पर एमपी चुनावों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि ईवीएम में हेराफेरी कर चुनाव परिणाम बदले गए और आज इसे लेकर भोपाल में जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और ईवीएम के पोस्टर पर कालिख पोत दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव में जनता ने नहीं, ईवीएम ने हराए हैं। ईवीएम में की गई धोखाधड़ी के चलते ही इस तरह के परिणाम आए हैं। राजभवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और विधायक फूल सिंह बरैया भी शामिल थे। दरअसल बरैया ने विधानसभा चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि बीजेपी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी। अगर 50 से एक भी ज्यादा सीट बीजेपी की आई तो वो राजभवन के सामने अपना मुंह काला करेंगे। बाद में बरैया ने ईवीएम वाले पोस्टर पर काली स्याही पोत दी। उन्होंने कहा कि हम ईवीएम का मुंह काला कर रहे। दरअसल बरैया को मुंह काला करने से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रोक दिया और उन्हें काला टीका लगाया।
इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मतपत्रों से अगर चुनाव हो तो प्रदेश की सरकार बदल जाएगी। इस बार भी मतपत्रों की गिनती में 230 में से 199 सीटों पर कांग्रेस ही आगे थी। बीजेपी को सिर्फ 31 सीटों पर ही बढ़त मिली थी। काउंटी की शुरुआत में जब मतपत्र गिने गए थे तो कांग्रेस आगे थी, लेकिन ईवीएम की गिनती में खेल हो गया और बीजेपी की 163 सीटों पर जीत हो गई। इस बीच अब मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम को कोर्ट में चुनौती भी देने की तैयारी हो रही है। ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है। इधर इजराइल और फिलिस्तीन जंग को लेकर एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने बुधवार को एक बड़ी पहल करते हुए गजा जंग से दुनिया के बड़े खतरे के बारे में सुरक्षा परिषद को औपचारिक रूप से चेतावनी दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल और फिलिस्तीन जंग को 2 महीने पूरे हो गए हैं और इस मौके पर यूएन महासचिव गुटेरेस ने यूएन चार्टर के अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल कर युद्ध विराम का आह्वान किया। ये यूएन का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। इसके तहत महासचिव किसी भी ऐसे मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाते हैं जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। अब तक सिर्फ 9 बार ही इस अनुच्छेद का इस्तेमाल हुआ है। एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर लिखा कि मैं महासचिव के रूप में अपने कार्यकाल में पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 99 को लागू किया है। गजा में मानवीय व्यवस्था के पतन के गंभीर खतरे का सामना करते हुए मैं परिषद से मानवीय आपदा को रोकने में मदद करने और मानवीय युद्ध विराम घोषित करने की अपील करता हूं। गजा में युद्ध विराम के लिए गुटेरेस के यूएन चार्टर के अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल करने पर इजराइल का भी बयान सामने आया है। इजराइल ने यूएन महासचिव पर फिलिस्तीन का समर्थन करने का आरोप लगाया। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वो हमास की आलोचना करने में विफल रहे हैं। इधर यूएन के अनुसार इजराइल हमास की जंग की शुरुआत के बाद से ही 18.7 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तर से दक्षिणी गजा की ओर विस्थापित होना पड़ा है। ये 80% से ज्यादा की आबादी है। जंग की वजह से पूरे गजा में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, क्योंकि अस्पताल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। गजा में जंग से प्रभावित के पास दैनिक जरूरतों को पूरा करने लायक भी सामान नहीं बचा है और भुखमरी के हालात बन गए हैं। 7 अक्टूबर से चल रही इजराइल फिलिस्तीन जंग में अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें इजराइल के 1200 और गजा के 16,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। गजा में 6,150 बच्चे और 4,000 महिलाओं की जान जा चुकी है, जबकि 36,000 लोग हैं, जिनमें 75% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राजस्थान में अपने कैंपेन के दौरान पीएम मोदी भाषण में वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहते थे, लेकिन असल जादूगर कौन है? असल जादूगर तो वो हैं, देखिए ना, पलक झपकते ही वो कई भारी भरकम से सांसद और मंत्रियों को फिद्दी सा विधायक बना देते हैं। चलिए उनका ये नया रूप भी हम लोगों ने देख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात महुआ मोइत्रा के पलटवार के। संसद सत्र के चौथे दिन तृणमूल कांग्रेस ने सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसदों ने उनको बर्खास्त करने की मांग की, तो क्यों टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा? देखते हैं इस रिपोर्ट।
बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बुधवार को ममता बनर्जी को लेकर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी की थी। गिरिराज ने कहा था कि ममता बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ थिरकती दिख रही हैं। ममता बनर्जी का ठुमका लगाना उचित नहीं है। इस बयान को लेकर बीजेपी टीएमसी आमने सामने है। इसी कड़ी में आज महिला सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान टीएमसी नेता महुआ ने कहा कि गिरिराज अपने नाम में शांडिल्य लिखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जिस पापी को गुड़ नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने हमें यहाँ मारा है। भारत अपने ही घर में हार गया है। हमारे जो ऐसे बेशर्म मंत्री हैं, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा कह रहे हैं। भाजपा के सारे लोग, सारे मंत्री महिलाओं को पसंद नहीं करते। एक महिला जो बिना किसी पुरुष के सहारा लिए यहाँ तक पहुँची है, ये लोग इस बात को हजम नहीं कर पाते। क्या गिरिराज को माफी नहीं मांगनी चाहिए? इतना ही नहीं, महुआ ने यह भी कहा कि वो इतने बेशर्म हैं कि माफी क्या मांगेंगे। सुबह कहते हैं कि ठुमका लगा रही हो और शाम को कहते हैं कि मैंने नहीं बोला। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।